गौरव एक होनहार नौजवान था जिसने अभी-अभी पुलिस के जासूसी विभाग में नौकरी प्राप्त की थी। बहुत ही कम नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें उनके मन मुताबिक नौकरी मिलती है। गौरव हालांकि वैसे भाग्यशालियों में से एक था जिसने जासूसी की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहा और उसे पुलिस के जासूसी विभाग में नौकरी मिल गई थी। अपने कुछ ही दिनों के नौकरी में इंस्पेक्टर गौरव अपनी अद्भुत मानसिक क्षमता और बेमिसाल शारीरिक शक्ति की वजह से विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हो गया था। छोटे मोटे मामले को तो इंस्पेक्टर गौरव चुटकी बजाते ही निदान कर देता था। अब वो कुछ ऐसे उलझे हुए मामले की तलाश में था जिसके निदान ढूंढते हुए वह अपने अद्वितीय मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सके। इंस्पेक्टर गौरव की तलाश अंततः खत्म हुई और वह एक विचित्र परंतु भयानक घटना से रूबरू हुआ और उस घटना के अनुसंधान में लग गया। मई का तपता हुआ दिन था। इंस्पेक्टर गौरव अपने कार्यालय में बैठा उस विचित्र मामले पर सोच रहा था। मामला था एक पार्सल पैकेट में एक अंगूठे और एक तर्जनी उंगली का होना जो एक महिला मिस ब्रिगेंजा को मिला था। पैकेट खोलने के बाद महिला बहुत घबरा गई थी और पुलिस को इत्तला कर दिया था। पुलिस विभाग के आला अधिकारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस अब तक सिर्फ पोस्टमैन तक ही पहुंची थी जिससे पुलिस को गुत्थी को सुलझाने में कोई सफलता नहीं मिली थी। इंस्पेक्टर गौरव के लिए यह मामला एक चुनौती की तरह था क्योंकि पुलिस पोस्टमैन तक पहुंचकर ही रह गई थी। पोस्टमैन ने बयान दिया था कि हम लोगों का काम चिट्ठियां, पार्सल, पैकेट वगैरह को छांटकर गंतव्य तक पहुंचा देना होता है। पार्सल पैकेट को किसने भेजा इसका पता पोस्टमैन को नहीं रहता है। अगर पैकेट में न लिखा हो तो इंस्पेक्टर गौरव इस मामले के तहकीकात शुरू करने में सबसे पहले पार्सल पैकेट के लिखावट पर गौर करना जरूरी समझा। गौरव लिखावट पर गौर किया तो पाया कि पार्सल पर अंग्रेजी भाषा से लिखा था मिस ब्रिगेंजा, चर्च रोड, रांची। इसे लिखो फेंको वाली बॉलपेन से लिखा गया था। चर्च रोड को चरच रोड लिखा गया था परंतु मिस ब्रिगेंजा अंग्रेजी भाषा में शुद्ध स्पेलिंग में लिखा हुआ था। लिखावट से गौरव अनुमान लगाया कि यह पार्सल किसी पुरुष द्वारा भेजा गया हो सकता है जो मिस ब्रिगेंजा को भली भांति जानता हो क्योंकि दूसरे कई शब्द जैसे चर्च के जगह पर चरच लिखा जाना इस बात की ओर इंगित कर रहा था कि भेजने वाला कम पढ़ा लिखा था पर मिस ब्रिगेंजा का स्पेलिंग शुद्ध होने के कारण इंस्पेक्टर गौरव का यह अनुमान लगभग पक्का था कि भेजने वाला मिस ब्रिगेंजा का परिचित रहा होगा। पार्सल पैकेट पर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली का मुहर लगा हुआ था। इंस्पेक्टर अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींचता हुआ पैकेट से दोनों उंगलियों को निकालकर एक शीशे के चौड़ी स्लाइड पर रखकर उसका निरीक्षण कर रहा था। किसी उलझे हुए गुत्थी पर जब इंस्पेक्टर गौरव अपना दिमाग लगाता था उस समय अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींचता रहता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से जो विचार उसे आते हैं वह दिमाग के उस दराज से निकलते हैं जिसे वह कान खींचकर खोलता है। उंगलियों के निरीक्षण के बाद इंस्पेक्टर गौरव ने उसे पुनः पैकेट में रख दिया और कुछ क्षण के लिए गहरे विचार में डूब गया था। गौरव को उसके असिस्टेंट के आने का पता ही नहीं चला। आते ही राजदत्त ने पूछा, सर, आप शायद उंगलियों का निरीक्षण कर रहे थे। गौरव ने उंगलियों को पुनः निकाला और सामने स्लाइड पर रखते हुए राजदत्त को गौर करने को कहा। गौर से देखो राजदत्त, तुम्हें क्या समझ में आता है? गौरव ने पूछा। राजदत्त थोड़ी देर तक गौर से देखता रहा फिर कहा, देखने में तो 1-2 दिन पहले काटा गया मालूम होता है। राजदत्त ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा। गौरव तपाक से बोला, कब काटा गया? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य तुम गौर नहीं किए राजदत्त, और वो है अंगूठे और तर्जनी उंगलियां मर्द और औरत के हैं। अंगूठा मर्द का और तर्जनी उंगली स्त्री की। राजदत्त पुनः गौर किया तो उसने गौरव को सैल्यूट करते हुए कहा, वाकई सर, आप बहुत पारखी नजर रखते हैं।
इंस्पेक्टर गौरव अब अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींच रहा था। राजदत्त उंगलियों को पुनः पैकेट में रखकर अलमारी में रखते हुए कहा कि सर, आज के सभी अखबारों में इस विचित्र मामले को प्रमुखता से छापा गया है। गौरव ने राजदत्त को बताया कि अखबार वालों को लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संबंध में कुछ विशेष नहीं बता, कह देना अनुसंधान जारी है, जल्द ही अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। जी सर, राजदत्त ने कहा। इंस्पेक्टर गौरव ने कहा, मुद्दे पर आते हैं राजदत्त। मामला एक क्रूरतापूर्ण, भयानक, विचित्र तथा अस्पष्ट पृष्ठभूमि की ओर संकेत कर रहा है। सर्वप्रथम मिस ब्रिगेंजा से मिलना आवश्यक होगा, इंस्पेक्टर गौरव ने राजदत्त को कहा। राजदत्त ने बताया कि सर, मिस ब्रिगेंजा एक अविवाहित 45 वर्षीय नर्स है जिसका चरित्र साफ सुथरा पाया गया है तथा अपनी ड्यूटी फिर घर, इसके अलावा इस औरत के संबंध में और कोई जानकारी नहीं मिली है। चलो चलते हैं मिस ब्रिगेंजा से मिलने, गौरव ने राजदत्त को कहा। दोनों कार्यालय से निकलकर मिस ब्रिगेंजा के घर पहुँचे। मिस ब्रिगेंजा अपनी मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी खत्म कर अस्पताल से आधे घंटे पहले लौटी थी। घर में घुसते ही कॉफी की सुगंध आ रही थी। मिस ब्रिगेंजा दो पुरुषों को सिविल कपड़ों में देखकर यह नहीं समझ पाई कि ये दोनों पुलिस हैं, इसलिए उन्हें कड़े आवाज में रुकने को कहा। परिचय जानने के बाद मिस ब्रिगेंजा थोड़ी नरम हो गई और उन्हें सोफे पर बिठाकर उनके लिए कॉफी लाने चली गई। गौरव पूरे कमरे का मुआयना तब तक कर चुका था। कॉफी लेते हुए गौरव ने बहुत गौर से मिस ब्रिगेंजा को देखा। कुछ पल के लिए मिस ब्रिगेंजा कांप सी गई। कॉफी के सिप के साथ गौरव ने बातें शुरू की। मिस ब्रिगेंजा, आपकी बहनें कैसी हैं? गौरव ने पूछा। मिस ब्रिगेंजा स्तब्ध रह गई। उसने उत्तर देने के बजाय गौरव से प्रश्न किया, आप कैसे जानते हैं कि मेरी कोई बहन भी है? गौरव बोला, सामने टेबल पर रखी तस्वीर में आप बीच में हैं और आपके आजू बाजू और पीछे 3 और महिलाएं, बल्कि यूं कहें कि लड़कियां नजर आ रही हैं। उम्र के लिहाज से मैंने अंदाजा लगाया कि वे तीनों आपकी बहनें ही होंगी। मिस ब्रिगेंजा ने गौरव से प्रभावित होते हुए कहा कि आप निरीक्षण में माहिर लगते हैं। यह मेरा पेशा है, गौरव ने कहा। अभी आपकी बहनें कहाँ हैं? गौरव ने पूछा। मिस ब्रिगेंजा ने बताया कि तस्वीर में दाईं तरफ जो बहन दिख रही है उसकी शादी एक मोटर गैरेज के मालिक मिस्टर डिकोस्टा से हुआ है और वो नामकुम में रहती है। तस्वीर में बाईं तरफ जो बहन दिख रही है उसकी शादी होटल के मैनेजर मिस्टर डिसूजा से हुई थी, जो अभी अहमदाबाद में अपने पति के साथ रहती है। और तस्वीर में जो पीछे लंबी खूबसूरत सी लग रही है वो मेरी सबसे छोटी बहन है। वह मेरी तरह अविवाहित है। अकेले रहते रहते मिस ब्रिगेंजा अपने परिवार के लोगों के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती थी। आज जब अपने परिवार के सदस्यों को याद कर रही है तो मिस ब्रिगेंजा काफी उत्साहित लगी रही थी। काफी देर से बातचीत करने के कारण मिस ब्रिगेंजा का हलक सूखता जा रहा था। उसने गौरव और राजदत्त से पूछा कि क्या आप लोग एक एक कप और कॉफी लेना पसंद करेंगे। गौरव अभी मिस ब्रिगेंजा से कुछ और तहकीकात करना चाहता था, इसलिए एक और कप कॉफी पीने की इच्छा बेमन से जाहिर कर दिया। यहाँ बता देना लाजमी है कि गौरव चाय या कॉफी पीना पसंद नहीं करता था। उसे चाय की जगह दूध पीना पसंद था और अपने कार्यालय में चाय वाला उसे मलाई हटाकर दूध ही पिलाया करता था। कसरती बदन वाला छरहरा लंबा गौरव पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के पहले से ही सुबह घंटे भर का भरपूर वर्जिश, आधे घंटे का योग ध्यान करने का आदी था और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद जासूसी विभाग में रहने के कारण आदतन आधे घंटे का योग ध्यान बढ़ाकर घंटे भर का कर दिया था। 2-4 हट्टे-कट्टे लोगों को तो गौरव थप्पड़ मार कर ही बेहोश कर सकता था। मिस ब्रिगेंजा से कॉफी का कप लेते हुए झट से मुद्दे पर आ रहे हुए गौरव ने पूछा, हाँ तो मिस ब्रिगेंजा, आपकी सबसे छोटी बहन अभी कहाँ है? मिस ब्रिगेंजा ने कुछ सोचते हुए बताया कि पिछले साल लीना कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे पास आकर रही थी, फिर शायद नामकुम मेरी दूसरी बहन के पास चली गई थी, पर आजकल नामकुम में भी नहीं है।
कुछ दिन पहले उसकी एक सहेली ने मुझे फोन किया था कि आपकी बहन लीना बिना पासपोर्ट और वीजा के विदेश जाना चाह रही है। मना करने पर मानती नहीं है, कहती है कि मुझे यहाँ भारत में खतरा है। गौरव समझ रहा था। क्या बताया? आपकी छोटी अविवाहित बहन का नाम लीना है। गौरव ने पूछा। जी हाँ। मिस रिगेंजा ने हामी भरी। फोन कहाँ से आया था मिस रिगेंजा? गौरव ने पूछा। दिल्ली से स्वीटी नाम की लीना की एक सहेली ने फोन किया था, मिस रिगेंजा ने बताया। मिस ब्रिगेंजा आगे कहने लगी कि किसी टूर व ट्रैवल एजेंसी में स्वीटी और लीना कार्यरत है, जिसका कार्यालय करोल बाग दिल्ली में है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, मिस ब्रिगेंजा ने कहा। गौरव और राजदत्त अब चलने को हुए तो मिस ब्रिगेंजा ने गौरव से कहा कि पार्सल मामले में लगता है मुझे गलती से पार्सल भेज दिया गया है। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर ऐसा पार्सल मेरे पास कौन भेज सकता है? मिस ब्रिगेंजा ने गौरव से कहा। गौरव ने हामी भरते हुए मिस ब्रिगेंजा के घर से चल दिया। रास्ते में गौरव ने राजदत्त से पूछा, कुछ समझ में आया राजदत्त? राजदत्त ने कहा, हाँ, यही समझ में आया कि पार्सल मामले में मिस ब्रिगेंजा का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक तो तुम ठीक समझे राजदत्त, लेकिन उसके आगे मुझसे सुनो, गौरव ने कहा। तो क्या मामला सुलझ गया सर? राजदत्त ने पूछा। करीब करीब सुलझ गया। गौरव अपने पुराने अंदाज में दाएं हाथ से बाईं कान को खींचते हुए कहा। तो फिर चलिए सर, कहीं बैठकर आप दूध पीजिए और मैं चाय पीते हुए मामले की गुत्थी को सुलझता हुआ आपसे सुने, राजदत्त ने कहा। गौरव ने अपनी प्यारी बुलेट मोटर बाइक एक रेस्तरां के सामने लगा दिया और दोनों अंदर चले गए। दूध और चाय का आर्डर राजदत्त ने दे दिया। ये 2 हत्याओं का मामला है, गौरव ने बोलना शुरू किया। एक मर्द और एक औरत की, तथा जिस औरत की हत्या हुई है वो मिस ब्रिगेंजा की बहन है। कौन सी बहन यह आगे पता चलेगा। विलक्षण सर जी, आपका दिमाग तो 5वें जेनरेशन के कंप्यूटर से भी तेज चलता है, राजदत्त ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गौरव दूध को एक ही सांस में पी गया और राजदत्त को तुरंत चलने को कहकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से तुरंत लौटने के बाद गौरव अपनी बुलेट स्टार्ट करता कि उससे पहले राजदत्त ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर जी, सिर्फ एक बात बताएं कि हत्या जिसकी हुई है वह मिस ब्रिगेंजा की बहन ही है, ऐसा आपने किस आधार पर कहा? गौरव मुस्कुराया। राजदत्त, तुमने शायद गौर नहीं किया कि मिस ब्रिगेंजा की हाथ की तर्जनी उंगली की बनावट और पार्सल में भेजे गए तर्जनी उंगली की बनावट लगभग एक है। गौरव ने अपने तहकीकात के आधार को विस्तार देते हुए आगे कहने लगा कि मिस ब्रिगेंजा की तर्जनी उंगली लंबी और नाखून की बनावट जिस तरह की है, वैसी ही तर्जनी उंगली लंबी और मिलता जुलता नाखून पार्सल पैकेट में भेजी गई है। वाह सर जी वाह, क्या तहकीकात करते हैं आप, राजदत्त ने कशीदा पढ़ा। लेकिन मैं क्यों नहीं समझ पाता सर जी, राजदत्त ने पूछा। गौरव ने चुटकी लेते हुए कहा, क्योंकि राजदत्त तुम देखते हो, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और दोनों सड़क पर सरपट बुलेट से भागे जा रहे थे। अपने कार्यालय पहुँचने के बाद गौरव ने राजदत्त से कहा, राजदत्त, अब तहकीकात का अगला पड़ाव होगा हत्यारे की खोज करना। किसने 2 हत्याएं की और क्यों? गौरव ने लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन राजदत्त को समझाया और फिर मीडिया को कुछ भी बताने से मना किया। मामले को गौरव तब तक गुप्त रखना चाहता था जब तक कि वह हत्यारे को ढूंढ न ले। मीडिया में कुछ भी कहना और प्रकाशित होना संभावित हत्यारे को चौकन्ना कर सकता है, जिससे तहकीकात में कठिनाई आ सकती है। कल हम लोगों को सुबह नामकू मिस ब्रिगेंजा की बहन मिसेस डिकोस्टा से मिलने चलना है। गौरव ने कल का कार्य राजदत्त को बतलाया। राजदत्त बोला, जी सर जी, सुबह 10:30 बजे मैं कार्यालय ही आ जाऊंगा यहाँ से। बीच में गौरव टोकते हुए कहा, नहीं राजदत्त, तुम सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूंगा। जी सर जी, राजदत्त ने कहा और कार्यालय से बाहर चला गया। गौरव कुछ देर अपने कार्यालय में बैठा अपनी दाईं हाथ से बानी कान को खींचता रहा और जब निंद्रा टूटी वैसे ही अपने घर के लिए रवाना हो गया।
घर पर पत्नी निहारिका उसका इंतजार तो नहीं कर रही थी, क्योंकि गौरव के आने जाने का कोई समय नहीं था और वेब जर्नलिस्ट होने के कारण भी निहारिका नेट सर्फिंग और डेटा कलेक्शन में इतनी मशरूफ रहती कि गौरव जब भी घर आता तो अपनी पत्नी को नेट से ही चिपके पाता। गौरव को कार्य के दौरान अपनी पत्नी से भी परहेज हुआ करता था, क्योंकि वो भी जर्नलिस्ट ही थी प्रिंट मीडिया में। हालांकि निहारिका का लेख अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में साभार छपता रहता था। गौरव जैसे ही अपने घर के चारदीवारी में घुसा, उसके बुलेट की आवाज से निहारिका चौकन्ना हो गई और नेट सर्फिंग छोड़कर दरवाजे पर जा खड़ी हुई। गौरव को रिसीव कर उसे अंदर ले गई और उसे हाथ मुंह धोकर आने को कहा, खुद रसोई चली गई। गौरव भी नहा धोकर स्लीपिंग सूट पहनकर आ गया। तब तक निहारिका अपने पति का पसंदीदा पेय गर्मागर्म दूध लेकर आ गई। गौरव ने हंसते हुए कहा, पत्नी हो तो ऐसी, और दूध उठाकर बच्चे की तरह एक ही सांस में पी गया और मुंह अपने पत्नी के दुपट्टे से पोंछने लगा। निहारिका ने ही बात छेड़ी कि आज दिन भर एक भी कॉल नहीं किए, कहाँ व्यस्त थे आप आज दिन भर? गौरव ने कहा, अरे कहीं नहीं, पुलिस का तो तुम जानती ही हो, छोटे छोटे मामले भी नहीं सुलझाते, दिशाहीन अनुसंधान करते हैं और गलत आदमी को पकड़कर हवालात में डाल देते हैं, इससे पहले कि निहारिका कोई और दिलचस्पी लेती। गौरव ने कहा, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो, सुबह जल्द ही जाना भी है। निहारिका कुछ देर और बातचीत करना चाहती थी, लेकिन गौरव के उद्वालेपन को देखकर रसोई चली गई और चंद मिनटों में गर्मागर्म खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दी। गौरव और निहारिका प्रेम से खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में चले गए। गौरव अपनी आदत के अनुसार होबन स्पेनिश गिटार निकाल कर ट्यून करने लगा। आधे घंटे स्टॉफ नोटेशन पर उंगलियां फिराने के बाद निहारिका की फरमाइश पर एक पुराना फिल्मी गीत अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म की धुन बजाकर सुना दिया और आखिरी में राग मालकोस के आलाप को बजाते हुए पूरा राग बजाया। फिर गिटार के ट्यून को ढीला करके रख दिया और नींद के आगोश में जा चुकी निहारिका के बगल में जाकर सो गया। सुबह जल्दी ही तैयार होने के लिए वर्जिश और योग ध्यान कर 7 बजे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ बैठा। सब्जी और फल को नाश्ते में लेने के बाद करीबन 8:30 बजे एक गिलास ताज़ा दूध पी चुका था। अब उसके बदन में स्फूर्ति आ गई थी। कपड़े बदलकर बुलेट साफ करते शामू को कहा कि गैरेज में मोबिल रखा है, उसे बुलेट में डाल दे। थोड़ी देर में शामू बुलेट में मोबिल डालकर धोपोंछ कर पोर्टिको में लाकर खड़ा कर दिया। निहारिका भी साथ निकली थी गौरव को सीफ करने। गौरव बुलेट स्टार्ट कर अपने रेबेन के गोगल्स को लगाया और निकल पड़ा। राजदत्त भी तैयार अपने घर के खिड़की से सेब खाते हुए सर जी का इंतजार कर रहा था। घर के नजदीक बुलेट की आवाज से ही राजदत्त समझ गया और तुरंत बाहर निकला तथा गौरव को सैल्यूट मारते हुए बुलेट पर जा बैठा। नामकुम पहुंचने के बाद मिस्टर डिकोस्टा के गैरेज को खोजने में कोई दिक्कत नहीं हुई। गैरेज में पता चला कि डिकोस्टा अभी तक गैरेज नहीं आए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी घर पर बीमार है। गौरव तुरंत मिस्टर डिकोस्टा के घर की तरफ चल पड़ा। घर पर डिकोस्टा एक डॉक्टर के साथ बैठे अपनी पत्नी के बीमारी के घर पर डिकोस्टा एक डॉक्टर के साथ बैठे अपनी पत्नी की बीमारी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। घर के सामने बुलेट रुकते देख मिस्टर डिकोस्टा बाहर निकले और गौरव से परिचय जानने के बाद उन्हें अंदर ले गए। डॉक्टर नमस्ते कर चलने को खड़े हो गए। मिस्टर डिकोस्टा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ आए। गौरव ने मिस्टर डिकोस्टा के अंदर आते ही पूछा, आपकी पत्नी कब से बीमार है? मिस्टर डिकोस्टा ने गौरव से पूछा कि किस सिलसिले में आप मुझसे मिलने आए हैं। गौरव ने बिना लाग लपेट के बताया कि चर्च रोड पर आपकी पत्नी की बहन मिस ब्रिगेजा के यहाँ 3 दिन पहले एक पार्सल पैकेट आया था, जिसमें 2 उंगलियां बंद थी। उसी सिलसिले में मैं आपसे चंद सवालात करने आया हूँ। मिस्टर डिकोस्टा सहर्ष तैयार हो गए और बताया कि 4 दिन पहले से मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर का क्या कहना है? गौरव ने पूछा। मिस्टर डिकोस्टा ने बताया कि डॉक्टर का कहना है कि मलेरिया का ज्वर है।
मलेरिया टेस्ट करवाने के बाद ही आगे दवाइयां तय की जा सकती है। मिस्टर डिकोस्टा दरअसल झूठ बोल रहे थे कि मलेरिया ज्वर है। डॉक्टर ने कहा था कि मिसेस डिकोस्टा को किसी घटना या दुर्घटना का सदमा लगा है, जो काफी गंभीर है। गौरव मिसेस डिकोस्टा से मिलने की इच्छा जाहिर किया, परंतु मिस्टर डिकोस्टा ने यह कहकर कि डॉक्टर ने मिसेस डिकोस्टा से किसी को मिलने से मना किया है, मिलने की बात को टाल गए। गौरव अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींचा ही था कि उसे वहां से तुरंत चलने का संकेत उसके दिमाग ने दिया। गौरव राजदत्त को चलने का इशारा करते हुए मिस्टर डिकोस्टा से हाथ मिलाते हुए फिर से मिलने की बात कही और बुलेट स्टार्ट कर दिया। रास्ते में गौरव कुछ सोचता जा रहा था कि राजदत्त ने गौरव का ध्यान भंग करते हुए पूछा, सर जी, यह मिस्टर डिकोस्टा का इस मामले में कुछ लेना देना नहीं लगता है। गौरव ने कुछ नहीं कहा और बुलेट को मिस्टर डिकोस्टा के मोटर गैरेज के सामने रोका और राजदत्त को बोला कि अंदर जाकर उस मैकेनिक को साथ चलने को कहो जिसने हम लोगों को बतलाया था कि मिस्टर डिकोस्टा की पत्नी की तबीयत खराब है। राजदत्त जल्दी से अंदर गैराज में गया और देबू नाम के उस मैकेनिक को पकड़कर सर जी के पास ले आया। गौरव ने देबू से कहा, आओ थोड़ी दूर घूम कर आते हैं, और राजदत्त उसे ठेलते हुए बुलेट के बीच में बिठा लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक लायन होटल के सामने गौरव ने बुलेट रोकी। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, गर्मी अपने चरम पर थी। पेड़ के नीचे छां देखकर गौरव देबू मैकेनिक को लेकर खटिया पर जा बैठा और राजदत्त 3 ग्लास लस्सी का ऑर्डर देकर खटिया के नजदीक पहुंच गया। गौरव ने देबू से पूछा, देखो मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि मुझे तुम्हारे मालिक के संबंध में कुछ जानकारियाँ लेनी है। अगर तुम बता देते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें हवालात भी ले जा सकता हूँ। देबू हवालात के नाम से भयभीत सा हो गया और बोला, साहब मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मुझे हवालात में मत डालिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। गौरव बोला, जल्दी बताओ कि तुम्हारा मालिक मिस्टर डिकोस्टा किस तरह का आदमी है और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत के साथ कभी देखा है या नहीं। देबू डर से बोला, साहब मेरा मालिक वैसे तो सिर्फ काम से ही मतलब रखता है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है और वह रोज रात को शराब जरूर पीता है। कुछ महीने पहले तक मिसेस डिकोस्टा की छोटी बहन, जिसका नाम लीना मेम साहब था, यही अपनी बहन के साथ रहती थी। मिस्टर डिकोस्टा लीना मेम साहब के साथ घूमने जाते थे और रात को शराब पीने के बाद मिस्टर और मिसेस डिकोस्टा के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। मैं जब रात को गैरेज की चाबी लेने जाता था, गौरव ने बीच में ही टोकते हुए पूछा, रात को गैरेज की चाबी लेने क्यों जाते थे तुम? देबू ने कहा, मैं रोज रात को गैरेज में ही सोता हूँ, इमरजेंसी में रात को गाड़ियों के पैसेंजर को सेवा भी देता हूँ, 2 पैसे ज्यादा मिल जाते हैं साहब। अच्छा, गौरव ने कहा, तो तुमने क्या सुना था मिस्टर और मिसेस डिकोस्टा जब लड़ रहे थे? देबू ने याद करते हुए कहा कि मिस्टर डिकोस्टा कह रहे थे कि दिल्ली से जो जोसेफ लीना से मिलने आता है, उसकी तरफ तुम्हारा झुकाव कुछ ज्यादा ही मैं देख रहा हूँ। जोसेफ को यहाँ आने से रोको, नहीं तो वो किसी दिन मेरे गुस्से का शिकार हो जाएगा। मिसेस डिकोस्टा ने तब क्या कहा? गौरव ने पूछा। देबू ने बताना शुरू किया कि मिसेस डिकोस्टा कह रही थी कि जोसेफ से लीना शादी करने वाली है। मेरा जोसेफ से बस इतना ही रिश्ता है कि उससे मेरी बहन ब्याह करना चाहती है, उसके तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं है। राजदत्त ने बीच में टोकते हुए कहा, सर जी लस्सी आ गई है, कृपया पीने का कष्ट करें। गौरव अपने हाथ से लस्सी का ग्लास देबू को देते हुए उसे पीने को कहा। देबू जल्दी जल्दी लस्सी गटकने लगा। जैसे ही लस्सी खत्म हुई, गौरव ने कहा, बस आखिरी सवाल, क्या रात में मिस्टर और मिसेस डिकोस्टा के लड़ाई झगड़े में तुमने कभी लीना की आवाज सुनी थी? देबू ने कहा, नहीं। राजदत्त, अब समय हो गया है इसे वापस गैरेज पहुंचाने का, और गौरव बुलेट पर जा बैठा। चंद मिनटों में देबू अपने गैराज में था। गौरव और राजदत्त शाम होने से पहले ही कार्यालय लौट गए थे।
गौरव अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा दाहिनी हाथ से बाने कान को हौले हौले खींच रहा था। राजदत्त ने पूछा, क्या बात है सर जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। गौरव ने कुछ अनोखे अंदाज में मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठा और यह कहते हुए कि मामला सुलझ चुका है। राजदत्त स्तब्ध था। वो कैसे सर जी, राजदत्त ने पूछा। गौरव बोला, उंगलियां जोजेफ और लीना की हैं। उन दोनों को मिस्टर डिकोस्टा ने मारकर लाशों को कहीं दफना दिया और पार्सल पैकेट मिस ब्रिगेंजा के यहाँ उंगलियां सहित भेज दिया। गौरव के साथ रहते रहते राजदत्त भी अब कुछ समझने लगा था। उसने तुरंत पूछा, लेकिन सर जी, पैकेट मिस ब्रिगेंजा को क्यों भेज दिया? वो भी क्या इस मामले में संलिप्त है? गौरव मुस्कुराया। बहुत खूब राजदत्त, अब तुम भी तहकीकात के तरीकों पर गौर करना सीखते जा रहे हो। गौरव ने कहा, दरअसल अब सिर्फ यही पता लगाना बाकी रह गया है राजदत्त कि पैकेट मिस ब्रिगेंजा को क्यों भेजा गया। कल मामले के इस पेचीदगी को मैं सुलझा दूंगा और मामला समाप्त। गौरव ने बुलेट को किक मारते हुए राजदत्त को कहा और अपनी पत्नी निहारिका के बारे में सोचता हुआ घर की तरफ बुलेट दौड़ा दिया। घर पर पत्नी के साथ समय बिताते हुए भी गौरव कई बार अपने दाईं हाथ से बानी कान को खींचता रहा। कई बार तो उसकी पत्नी ने हाथ उसके कान से अलग किया। ऐसा करते हुए देख निहारिका समझ गई कि उसका पति गौरव किसी मामले को बस सुलझाने वाला ही है, यानी मामला सुलझने के करीब है। गौरव खाना खा चुका था। अपने बेडरूम में जाने के बाद उसने अपनी स्पेनिश गिटार को निकालकर ट्यून करने लगा और आज वह स्टॉफ नोटेशन पर रियाज करने के बजाय सेडोज की धुन बजाने लगा, जो निहारिका को भी बहुत पसंद थी। कमरे में निहारिका ने बल्ब बुझा दिया था और हल्का नीला बल्ब एक अलग शमा बांध रहा था। गौरव बहुत ही तल्लीनता से सेडोज की धुन को काफी देर तक बजाता रहा। निहारिका बिस्तर पर लेट चुकी थी और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आंखें जब खुली तो सूर्य की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही थी। निहारिका ने जब खिड़की के पर्दे को हटाया तो सामने गौरव हरी हरी दूब घास पर नंगे बदन वर्जिश करने में तल्लीन दिखा। निहारिका जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में जुट गई और ठीक 7:30 बजे गौरव नाश्ते के लिए टेबल पर आ गया। नाश्ता करने के बाद उसने आज जल्द ही वह कार्यालय के लिए जाने की इच्छा जाहिर की। शामू बुलेट को पोर्टिको में ले आया था। निहारिका को बाय बाय करते हुए गौरव कार्यालय के लिए निकल पड़ा, लेकिन कार्यालय जाने से पहले वह अकेले ही मिस ब्रिगेंजा के घर चर्च रोड की ओर चल दिया। इत्तेफाक से मिस ब्रिगेंजा की आजकल नाइट शिफ्ट ड्यूटी चल रही था, इसलिए वह घर पर ही मिल गई। गौरव के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर मिस ब्रिगेंजा बहुत ही खुश हो जाती। वैसे कोई भी लड़की या औरत गौरव को देखकर उसे दोबारा देखने को मजबूर तो हो ही जाती थी। मिस ब्रिगेंजा गौरव को बरामदे पर ही मिल गई। गुड मॉर्निंग मिस ब्रिगेंजा, गौरव ने गर्मजोशी से कहा। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर गौरव, कहिए आज सुबह सुबह इधर कैसे? मिस ब्रिगेंजा ने पूछा। गौरव ने मामले को बिना घुमाए फिराए सीधा प्रश्न किया। मिस ब्रिगेंजा, आपकी छोटी बहन लीना से बात हुई थी। मिस ब्रिगेंजा ने कुछ सोचते हुए कहा कि लीना से तो हमारी बात तभी हुई थी जब वह यहाँ नामकू में थी। उसके बाद तो उसकी सहेली स्वीटी ने फोन कर मुझे बताया था कि लीना बिना वीसा एवं पासपोर्ट के विदेश जाना चाहती है। लीना का कहना था कि उसे भारत में खतरा है, ऐसा स्वीटी ने फोन पर मुझे कहा था। गौरव ने फिर प्रश्न किया, कितने दिन पहले स्वीटी ने यह फोन किया था? मिस ब्रिगेंजा ने कुछ देर चुप रहने के बाद बताया कि पैकेट मिलने के सप्ताह भी पहले। और पैकेट आपको कब मिला? गौरव ने पूछा। 14 मई को, मिस ब्रिगेंजा ने उत्तर दिया। ठीक है मिस ब्रिगेंजा। एक आखिरी सवाल गौरव ने पूछा, पार्सल पैकेट मिलने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? मिस ब्रिगेंजा, उसे खोल कर देखा। और क्या देखने के बाद आप घबरा गई? गौरव ने कहा। फिर आपने क्या किया? गौरव ने पूछा। मैंने नामकुम अपनी बहन मिसेस डिकोस्टा को फोन किया और पार्सल पैकेट की बात बताई। मिस ब्रिगेंजा ने सोचते हुए कहा,
मिसेज डिकोस्टा यानी मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि पैकेट कहां से आया है, तो मैंने बताया कि करोल बाग दिल्ली से पैकेट आया है। तब मेरी बहन ने पुलिस को सूचित करने को कहा, तब आपने पुलिस को सूचना दी। गौरव ने बात को आगे बढ़ाया। मिस ब्रिगेंजा ने कहा। हाँ। गौरव सोफा से उठते हुए मिस ब्रिगेंजा को थैंक्स कहा और निकल पड़ा। बुलेट स्टार्ट कर सीधा मिस्टर डिकोस्टा के गैरेज पहुंचा। रास्ते में वह सोच रहा था कि या तो लीना और जोजेफ यहाँ रांची आए होंगे या फिर मिस्टर डिकोस्टा दिल्ली गया होगा। गैरेज पहुंचते ही गौरव ने देबू को बुलाया। देबू आ तो गया, पर आते ही कहा कि साहब, उस दिन मिस्टर डिकोस्टा ने शराब पीने के बाद मुझे बहुत पीटा और पूछता रहा कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। तुमने क्या बताया देबू? गौरव ने बड़े प्यार से पूछा। सब कुछ बताना पड़ा साहब, नहीं तो उस रात मिस्टर डिकोस्टा मेरी जान ही ले लेते। कोई बात नहीं देबू, अच्छा किया तुमने बता दिया। गौरव ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। अब आखिरी सवाल का जवाब सोच समझ कर दो। गौरव ने थोड़ा डांटते हुए पूछा। मई के पहले सप्ताह में क्या जोजेफ नाम का कोई आदमी और लीना मिस्टर डिकोस्टा के यहाँ आया थे? गौरव ने देबू से पूछा। देबू बोला, हाँ साहब आए थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है कि उन दोनों को मेरे मालिक मिस्टर डिकोस्टा खुद दिल्ली पहुँचाने गए थे। गौरव ने पूछा, जोजेफ और लीना को तुमने मिस्टर डिकोस्टा को साथ ले जाते देखा था? नहीं, सुना था, देबू ने कहा, पर हाँ मिस्टर डिकोस्टा 2 दिन बाद दिल्ली से वापस आए थे। गौरव को प्रश्नों का जवाब मिल गया था। उसने देबू को कहा, घबराने की जरूरत नहीं है देबू, इस बार तुम्हें अगर मिस्टर डिकोस्टा मारे तो उसे कह देना कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गौरव बुलेट स्टार्ट कर चुका था और कुछ ही देर में अपने कार्यालय पहुंच गया। राजदत्त इंतजार ही कर रहा था। उसे मामले के हल का इंतजार था। आते ही गौरव ने राजदत्त से पुलिस वैन तैयार रखने को कहा। मिस्टर डिकोस्टा को गिरफ्तार करने तुरंत चलना है। राजदत्त ने पूछा, क्या मामला हल हो गया सर जी? गौरव ने कहा कि आगे की कहानी यह है कि जोजेफ और लीना रांची आए थे। जोजेफ, लीना और मिसेज डिकोस्टा दोनों को पसंद करने लगा था। मिसेज डिकोस्टा उसे अपनी छोटी बहन के मंगेतर के रूप में देखती थी और हंसी मजाक की छूट दे रखी थी। मिस्टर डिकोस्टा शकी किस्म का आदमी है और लीना को भी अपने पास रखना चाहता था। लीना उसके घर पर तो ठहरती ही थी। कई बार मिस्टर डिकोस्टा को शराब पीने के बाद आपत्तिजनक स्थिति में लीना के साथ देखकर मिसेज डिकोस्टा से उसकी तू-तू मैं होती रहती थी। मिसेज डिकोस्टा को अपने पति से घृणा होने लगी थी। लीना खुले विचारों की लड़की थी। उसे मिस्टर डिकोस्टा को शराब के नशे में तंग करने में एक तरह का आनंद आता था। मिस्टर डिकोस्टा जब लीना के साथ व्यस्त रहता था, उस समय जोजेफ मिसेज डिकोस्टा के पास चला जाता था और उसके पति के खराब चालचलन की शिकायत कर मिसेज डिकोस्टा को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता था। राजदत्त ने बीच में गौरव को रोकते हुए बोला कि सर जी, ये शीशे की तरह साफ घटनाक्रम की जानकारी आपको किससे मिली? गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव मनोविज्ञान। राजदत्त, मुझे तो किस्तों में घटनाएं मिली। गौरव ने कहा, उसे मैंने जोड़कर पूरी कहानी बना दिया। आगे नहीं सुनोगे राजदत्त? फिर क्या हुआ? हाँ हाँ कहिए सर जी, फिर क्या हुआ? राजदत्त ने पूछा। गौरव बोला, मई के पहले सप्ताह में जब लीना और जोजेफ रांची आए और मिस्टर डिकोस्टा के यहाँ रुके, वो उन लोगों की जिंदगी की आखिरी रात थी। गौरव थोड़ा रुका, आगे की बात हम लोग वैन पर करेंगे। दोनों वैन पर बैठ गए। पुलिस फोर्स पीछे था। गौरव ने आगे कहना शुरू किया, जिस रात मिसेज डिकोस्टा से मिस्टर डिकोस्टा की लड़ाई हुई वह संभवतः 7 या 8 मई रही होगी। उसी रात लीना और जोजेफ को मिस्टर डिकोस्टा ने जहर से मार दिया। 1 मिनट सर जी, राजदत्त ने टोका। लाश तो मिली नहीं सर जी, तो आपको कैसे पता चला कि मिस्टर डिकोस्टा जहर से ही उन लोगों को मारा? गौरव ने कहा, राजदत्त बच्चों जैसे सवाल मत करो।
जहर देकर इसलिए मारा क्योंकि अगर किसी और तरीके से मारने की कोशिश की होती तो मिसेस डिकोस्टा को पता चल सकता था और मिस्टर डिकोस्टा ऐसा नहीं चाहता था, नहीं तो वो आज तक बचा नहीं रह सकता था बल्कि उसी दिन पकड़ा जाता। गौरव फिर मुस्कुराया और आगे कहना शुरू किया, जहर देकर मारने के बाद किसी धारदार हथियार से जोजेफ के अंगूठे और लीना की तर्जनी उंगली को काटा और लाशों को तो दफना दिया कहीं और भी तो छुपा सकता है मिस्टर डिकोस्टा, राजदत्त ने फिर सवाल किया। गौरव बोला, अगर कहीं छिपा दिया होता या पानी में फेंक दिया होता तो अब तक लाश मिल गई होती। लाश का नहीं मिलना ही इस अनुमान को सत्य प्रमाणित करता है कि लाश को दफना कर मिस्टर डिकोस्टा अपने गैरेज मैकेनिकों को यह कहकर कि वह लीना और जोजेफ को दिल्ली छोड़ने जा रहा है, दिल्ली चला गया और वहां पार्सल पैकेट में उंगलियों को रखकर कनॉट प्लेस डाकघर से मिस ब्रिगेंजा को भेज दिया। राजदत्त अब उत्तेजित हो चुका था। उसने पूछा, मिस ब्रिगेंजा को क्यों? गौरव ने कहा, मिस ब्रिगेंजा को इसलिए भेजा क्योंकि मिस्टर डिकोस्टा जानता था कि पार्सल मिलते ही मिस ब्रिगेंजा और उसकी पत्नी यानी मिसेस डिकोस्टा तुरंत लीना और जोजेफ को कांटेक्ट की कोशिश करेंगी, पर लीना और जोजेफ से कांटेक्ट नहीं होने पर चिंतित हो जाएंगी और दोहक झेलेगी। और यही दोहक मिस्टर डिकोस्टा अपनी पत्नी को देना चाहता था क्योंकि उसे शक था कि जोजेफ से उसकी पत्नी मन ही मन प्यार करने लगी है। वाह सर जी, राजदत्त ने गौरव से कहा, आपने तो मामले को शीशे की तरह साफ कर दिया। गौरव ने कहा, मिस्टर डिकोस्टा बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है, उसे तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी है, नहीं तो वो रांची छोड़ देगा। वैन अब तक मिस्टर डिकोस्टा के गैरेज पहुंच चुकी थी। गौरव और राजदत्त देख रहे थे कि मिस्टर डिकोस्टा अपनी कार पर बैठकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। गौरव वैन से कूदते हुए मिस्टर डिकोस्टा के सामने जा पहुंचा। राजदत्त हथकड़ी लेकर पीछे पीछे आ गया था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर डिकोस्टा, गौरव ने कहा और राजदत्त ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी और खींचते हुए पुलिस वैन में बैठा दिया। रास्ते में गौरव ने राजदत्त से कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। राजदत्त तक हवालात में 2-4 डंडे में ही मिस्टर डिकोस्टा बता देगा कि लाशों को उसने कहां दफनाया है। थाना आ गया था। गौरव राजदत्त से यह कहते हुए कि बहुत थक गया हूँ, आज मुझे डिस्टर्ब मत करना। बुलेट स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ हैंडल मोड़ दिया।